जय हिंद भाई। सभी को आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल राजेश सर जीके के ऊपर। जैसा कि हमने कल वाली क्लास के अंदर हरियाणा के जो भारत के जो भूगोल के जो क्वेश्चंस है भाई उनको डिस्कस किया था। आज की अपनी इस क्लास के अंदर अपना पार्ट 2 रहने वाला है ये। और जो क्वेश्चंस बचे हुए हैं आज अपन उन क्लास सारे क्वेश्चंस को आज की इस क्लास के अंदर अपन पूरा करेंगे। तो जो बच्चे नए जुड़े हैं एक बार चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेंगे, बेल आइकन को दबाओ ताकि आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे भी ना जब भी वीडियो अपलोड होती है तो। और इस क्लास के अंदर आप कोशिश करेंगे कि सारे के सारे जो क्वेश्चंस हैं उनको आप कवर कर लें, भारत के भूगोल के जो मेन क्वेश्चंस हैं। तो शुरू से लेकर लास्ट तक वीडियो के साथ जुड़े रहिए। स्टार्ट करते हैं। देखो कल हमने कहाँ तक डिस्कस कर लिया था। कल हमने पढ़ लिया था कि ये अरावली जो है इसकी सबसे ऊंची चोटी कौन सी है ये आपको बताया था। तो अरावली की सबसे ऊंची चोटी हमने पढ़ी थी कौन सी है, गुरु शिखर। तो चलो इसी से आगे आप स्टार्ट करते हैं। अगला क्वेश्चन आप लास्ट में ये चल रहा था हमारा कि पश्चिमी घाट को अन्य किस नाम से जाना जाता है भाई ना। पश्चिमी घाट को अन्य किस नाम से जाना जाता है बताओ शाबाश। पश्चिमी घाट है क्या ये, पहले तो यही पता होना चाहिए अपने को पश्चिमी घाट है क्या भाई ना। देखो इसको समझते हैं। पश्चिमी घाट जो है भाई, जैसे मान लो कि ये अपना भारत है भाई। इस भारत में क्या होगा, इस भारत के अंदर आपको ध्यान रखना है कि एक साइड पश्चिम की साइड और पूर्व की साइड पहाड़ियां बनी हुई है भाई। कुछ पहाड़ियां अपने देश में इस साइड है, यहाँ पर ये इन पहाड़ियों को आप क्या बोलते हैं, इनको बोलते हैं आप पश्चिमी घाट की पहाड़ियाँ। और कुछ पहाड़ियाँ अपने देश में है पूर्व की तरफ भाई, यहाँ समुद्र के किनारे पर भाई। इन पहाड़ियों को आप क्या बोलते हैं, पूर्वी घाट की पहाड़ियाँ बोल देते हैं भाई। ये पूर्वी घाट है। तो यही आपसे पूछा गया है कि पश्चिमी घाट को अन्य किस नाम से जानते हैं। ये पश्चिमी घाट है, ये पूर्वी घाट है। इसको क्या कहा जाता है, सहयाद्री के नाम से भी इसको जाना जाता है। ध्यान रखेंगे आप लोग ना, इसे सहयाद्री भी कहा जाता है। तो पश्चिमी घाट और पूर्वी घाट के बीच में एक बात और बता दूं मैं आपको, इन दोनों पहाड़ियों के बीच में एक पहाड़ी यहाँ पर इस तरह से बनी हुई है भाई। इन पहाड़ियों को कहा जाता है नीलगिरी की पहाड़ी। और नीलगिरी की पहाड़ी क्या काम करती है, ये नीलगिरी की पहाड़ी जो है ये पश्चिमी घाट को पूर्वी घाट से मिलाने का काम करती है। कर्नाटक में, केरल में और तमिलनाडु के अंदर स्थित है नीलगिरी की पहाड़ियाँ। तो वो प्यारे बच्चों आपको ध्यान रखनी है नीलगिरी वाली भी है ना। चलो अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है देखो, सतपुड़ा तथा महादेव की पहाड़ियां भाई है ना, ये भारत के किस राज्य के अंदर है। सतपुड़ा और महादेव की जो पहाड़ियां हैं ये भारत के किस राज्य में है, तो आपको बताना है सर ये पहाड़ियां हैं मध्य प्रदेश में। वैसे सतपुड़ा की पहाड़ियां ये छत्तीसगढ़ के अंदर भी आ जाती है, लेकिन आपको मेन राज्य जो ध्यान रखना है वो कौन सा रखना है, मध्य प्रदेश। मुख्य भाग इनका मध्य प्रदेश के अंदर ही है। ठीक है, अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। इनको पहाड़ियों को ज़्यादा आपको डिस्कस इतना करने की जरूरत नहीं, क्योंकि आपके टीए का जो एग्जाम होने वाला है उसमें इनसे क्वेश्चन बस बेसिक से ही पूछे जाएंगे। ज़्यादा आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है इसमें। बिल्कुल नॉर्मल बेसिक्स क्वेश्चंस पढ़ते रहो ना, इधर उधर की बातें आपको पढ़नी नहीं है। कौन क्या कर रहा है, क्या नहीं पढ़ रहा, कर रहा क्या पढ़ रहा है, क्या नहीं पढ़ रहा, आपको उससे टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। जुड़े रहो। अपने पास जो भी अभी 10 दिन का 9 दिन का समय, उसमें आप सारा जीके का जो सिलेबस है एक बार आप कवर कर देंगे सारा का सारा, है ना। आपका सिर्फ एक ही काम है, मैंने कल बताया था कि आपको ये क्लास जो है वो शेयर करनी है। चैनल को सब्सक्राइब करो, जितने अपने यार दोस्तों से उनको भी बोलो चैनल सब्सक्राइब करें भाई ना। क्लास को शेयर जरूर कर दो भाई अपना। आगे देखो क्या पूछा आपसे, गिर पहाड़ियां। गिर के नाम का कोई भी प्रश्न आ जाए, गिर पहाड़ियां या गिर राष्ट्रीय उद्यान कुछ भी आ जाए, आपको वो कहाँ बताना होगा, वो बताना होगा आपको कहाँ बताना होगा, गुजरात के अंदर है ना। हाँ सही है, कहाँ बताना होगा हमें, गुजरात के अंदर। गिर पहाड़ियां या गिर राष्ट्रीय उद्यान कुछ भी आ जाए, गुजरात ध्यान रखना है अपने को। चलो ना, टेंशन नहीं लेनी है अपने को, अपना बिल्कुल आराम से है ना, बिल्कुल प्यार से अपनी तैयारी करते चलना है अपने को। सारा सिलेबस आप रिवाइज कर जाएंगे इन 7-8 दिनों के अंदर भी जीके का। अगला है नीलगिरी की पहाड़ियां किस राज्य में। नीलगिरी अभी बताया था मैंने आपको, नीलगिरी की पहाड़ियां अब देखो केरल में, तमिलनाडु में, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक ये दे रखा है। अब मैंने भी थोड़ी देर पहले बताया कि नीलगिरी की पहाड़ियां जो है पश्चिमी घाट को पूर्वी घाट से मिलाने का काम करती है। मुख्य राज्य कौन सा होगा उनका, तमिलनाडु। वैसे नीलगिरी की जो पहाड़ियां हैं भाई ये केरल के अंदर भी है, कर्नाटक के अंदर भी है, लेकिन इनमें से अगर एक चुनना पड़े तो आप कौन सा चुनेंगे, तमिलनाडु। ध्यान रखना है आपको नीलगिरी की पहाड़ियों के लिए। इन नीलगिरी की पहाड़ियों की सबसे ऊंची चोटी है, इसका नाम है दोदा बेटा। दोदा बेटा ना, दादा बेटा नहीं, इसकी सबसे ऊंची चोटी का नाम है दोदा बेटा। दोदा बेटा जो है ये नीलगिरी की पहाड़ी की सबसे ऊंची चोटी है। और ध्यान रखेंगे ये दोदा बेटा जो पर्वत चोटी है दक्षिण भारत की दूसरी सबसे ऊंची चोटी है भैया। अपना जो साउथ इंडिया है, दक्षिण भारत है, दक्षिण भारत की दूसरी सबसे ऊंची चोटी, दूसरी सबसे ऊंची चोटी है ये भाई।
इसकी ऊंचाई है 2637 मीटर। दोदा बेटा की ऊंचाई कितनी है? 2637 मीटर इसकी ऊंचाई है भाई। अच्छा, ये तो दूसरी सबसे ऊंची चोटी है, तो गुरुजी सबसे ऊंची कौन सी है? सबसे ऊंची भी बताएंगे ना, सबसे ऊंची कौन सी है दक्षिण भारत की? इसका नाम है अनायमुदी। क्या नाम बताओगे? अनायमुदी भाई, है ना। दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी है अनायमुदी, 2695 मीटर इसकी हाइट है, केरल के अंदर है भाई ये। तो दो ध्यान रखेंगे आप, अनायमुदी और दोदा बेटा। सबसे ऊंची अनायमुदी, दूसरी सबसे ऊंची दोदा बेटा, नीलगिरी की चोटी है ये। अगला देखो, इसमें वो है कि पूर्वी घाट तथा पश्चिमी घाट को कौन सी पहाड़ियां मिलाती है ना, अब बता दोगे सारे ना, पूर्वी घाट और पश्चिमी घाट को कौन सी मिलाती है? अभी थोड़ी देर पहले आपको बताया था कौन सी पहाड़ियां मिलाती हैं, इलायची की पहाड़ियां। अच्छा ये बताओ, इलायची की पहाड़ियां कहाँ पर है? ये तो है केरल के अंदर, मसालों का उद्यान कहा जाता है। महेंद्रगिरी की पहाड़ी, ये आर्मी में पहले क्वेश्चन पूछा गया है, महेंद्रगिरी की पहाड़ियां कहाँ पर है? तो ये है उड़ीसा के अंदर, महेंद्रगिरी की पहाड़ियां उड़ीसा। इसके अलावा नीलगिरी की पहाड़ियां जो है, यही वो पहाड़ियां हैं जो किसको मिलाती है? पूर्वी घाट को पश्चिमी घाट से मिलाती हैं। ध्यान रखना इसका। तो राइट आंसर क्या रहेगा? नीलगिरी की पहाड़ियां। अच्छा, नीलगिरी की पहाड़ियों के ऊपर एक जनजाति पाई जाती है जिसका नाम क्या है? टोडा जनजाति। ये कौन से राज्य में, अगर पूछे तो राज्य बताओगे इनका? तमिलनाडु। टोडा जनजाति तमिलनाडु में नीलगिरी की पहाड़ियों के ऊपर निवास करती है। चलो अगला देखो, इसके अंदर नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा है हमसे? हाँ, अभी बताया था आपको, दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? बताओ शाबाश। दोदा बेटा है, काल सुबोई है, गुरु शिखर है, या अनायमुदी है? कौन सी पहाड़ी, जल्दी बताओ, कौन सी पहाड़ी दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी है? अनायमुदी, है ना। अनायमुदी जो है वो दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी बताओगे, अनायमुदी केरल के अंदर। और दूसरी सबसे ऊंची चोटी कौन सी बताओगे? दोदा बेटा तमिलनाडु के अंदर भाई। चलो अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। हाँ, अगला प्रश्न ये पहले पूछा जा चुका है पेपर के अंदर, भारत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है ना। भारत की सबसे ऊंची चोटी माउंट एवरेस्ट बता रखा है। माउंट एवरेस्ट क्या है? विश्व की सबसे ऊंची चोटी है माउंट एवरेस्ट। और फौजी भाइयों, ये माउंट एवरेस्ट है कहाँ पर? ये है मेरे प्यारे साथियों नेपाल के अंदर। नेपाल में है। तो गुरुजी इसको नेपाल में क्या बोलते हैं? नेपाल में इसको बोलते हैं सागर माथा। सागर माथा के नाम से इसको जाना जाता है भाई, नेपाल के अंदर। ऊंचाई कितनी है गुरुजी इसकी? ऊंचाई है इसकी 8848 मीटर इसकी ऊंचाई है। अच्छा, पहली महिला कौन थी जो माउंट एवरेस्ट के ऊपर गई थी? जुंको तुबई, जापान की पहली भारतीय महिला कौन थी? बछेंद्री पाल, जो माउंट एवरेस्ट के ऊपर गई थी। नंदा देवी जो पर्वत चोटी है हिमालय की है, ये भारत के अंदर है। और भारत के कौन से राज्य में है? ये उत्तराखंड के अंदर है भैया। नंदा देवी पर्वत चोटी उत्तराखंड के अंदर। कोमेट जो है ये भी हिमालय की पर्वत चोटी है, उत्तराखंड के अंदर। ये कंचनजंगा जो है ये पर्वत चोटी कहाँ पर है? सिक्किम में है भाई। तो आपसे पूछा है भारत की सबसे ऊंची चोटी, तो इन ऑप्शन के हिसाब से आप कौन सी बताओगे? कंचनजंगा भारत की सबसे ऊंची चोटी है भाई। वैसे भारत की सबसे ऊंची चोटी, ध्यान रखना, अगर ऑप्शन में दे रखा हो आपको गॉडविन ऑस्टिन, ऑप्शन में क्या दिख जाए आपको? गॉडविन ऑस्टिन, या इस गॉडविन ऑस्टिन को एक और नाम से भी आप जानते हैं। गॉडविन ऑस्टिन को क्या कहा जाता है? इसे K2 भी कहा जाता है ना, या K2 लिखा हुआ आ जाए। तो ये भारत की सबसे ऊंची चोटी, लेकिन ये भारत के कब्जे में नहीं है। ये गॉडविन ऑस्टिन कहाँ पर है भाई? ये POK के अंदर है। तो ये POK क्या है गुरुजी? तो POK कश्मीर का वो हिस्सा है जिसके ऊपर पाकिस्तान ने कब्जा किया हुआ है ना, पाक ऑक्यूपाइड कश्मीर। तो वो ध्यान रखेंगे। अगर गॉडविन ऑस्टिन नहीं दे रखा आपको ऑप्शन में, तो फिर आप कौन सा ऑप्शन ठीक करेंगे? कंचनजंगा। दोनों दे रखे हैं तो भी गॉडविन ऑस्टिन ही बताएंगे, क्योंकि भारत की है ये चोटी, लेकिन कब्जे में पाकिस्तान की है भैया। ठीक है, चलो अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला क्या पूछा है आपसे? अगला पूछा है अंडमान और निकोबार की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है ना। अंडमान निकोबार क्या है भाई? ये भारत का एक केंद्र शासित प्रदेश है ये। इसकी राजधानी क्या है? इसकी राजधानी है श्री विजयपुरम। श्री विजयपुरम, पहले इसको बोलते थे पोर्ट ब्लेयर, है ना। पोर्ट ब्लेयर का नया नाम श्री विजयपुरम। इसकी सबसे ऊंची चोटी कौन सी बताओगे? सैंडल पीक भाई, है ना। सैंडल पीक अंडमान निकोबार की सबसे ऊंची चोटी, ध्यान रखेंगे यहाँ पर ना। घबराना नहीं है बिल्कुल भी ना, क्वेश्चन अपने आप याद होंगे। एक प्रश्न को बार बार पढ़ोगे तो याद होंगे भैया ना, होना पड़ेगा याद, इनको इलाज नहीं है दूसरा कोई हमारे पास। अगला है भारत की एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी, है ना। सक्रिय ज्वालामुखी कहाँ स्थित है? सक्रिय और असक्रिय दो प्रकार की ज्वालामुखी है भारत के अंदर। सक्रिय और असक्रिय दोनों ज्वालामुखी कहाँ पर है? अंडमान और निकोबार के अंदर। जो सक्रिय ज्वालामुखी है, इस सक्रिय ज्वालामुखी का नाम क्या है? बैरन ज्वालामुखी भाई, बैरन। और जो असक्रिय है उसका नाम है नारकोंडलम, असक्रिय नारकोंडलम।
सक्रिय जो है उसका नाम क्या है, नमस्ते, सक्रिय जो है उसका नाम है बैरन ज्वालामुखी। हाँ ठीक है। अगला देखो, इसमें अगला क्या पूछा है आपसे, ये आ गया, भारत की एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी कौन सा है, तो आप बताओगे बैरन ज्वाला ना, इसमें ज्यादा कुछ करने की जरूरत नहीं है। असक्रिय पूछे तो नारकोंडलम, दोनों अंडमान निकोबार के अंदर है भैया। अगला, भारत की सबसे बड़ी खारे पानी की झील कौन सी है, भारत की सबसे बड़ी खारे पानी की झील कौन सी बताओगे, चिल्का झील। अच्छा, खारा या मीठा पानी कुछ ना दे रखा हो, सीधा ये पूछ ले कि भारत की सबसे बड़ी झील कौन सी है, तो भी कौन सी बताओगे, भारत की सबसे बड़ी झील कौन सी है, चिल्का झील। चिल्का झील कहाँ पर है, ये चिल्का झील है उड़ीसा के अंदर, चिल्का झील उड़ीसा। अच्छा, विमनाद झील दे रखा है ऑप्शन में, विमनाद कहाँ है अगर पूछ ले तो ये है केरल के अंदर भाई। वुलर झील कहाँ पर है, वुलर झील है गुरुजी ये जम्मू कश्मीर के अंदर, और ये भारत की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील है वुलर झील, झेलम नदी के द्वारा इसका निर्माण किया गया है। पुलिकट कहाँ पर है ये, पुलिकट आप बताओगे गुरुजी, पुलिकट है, कुछ हिस्सा तो है इसका आंध्र प्रदेश में, आंध्र प्रदेश में, और कुछ हिस्सा है इसका तमिलनाडु में। तो आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु दोनों राज्यों की बाउंड्री पर है ये, आधी इस साइड हो गई मान लो, कुछ उस साइड हो गया हिस्सा इसका। ये झीलें ध्यान रखनी है। भारत की एक झील और ध्यान रखेंगे आप, सांबर झील, सांबर झील एक झील ध्यान रखोगे आप लोग इसमें, लोकटक, लोकटक। सांबर कहां पर बताओगे, तो सांबर झील बताओगे राजस्थान के अंदर, और लोकटक झील कहां बताओगे, मणिपुर के अंदर में। लोकटक कहां पर है, मणिपुर के अंदर है, तो ये भी ध्यान रखना है आपको सांबर और लोकटक झील के बारे में। चलो अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न क्या है, श्री हरिकोटा कहां पर स्थित है ना, श्री हरिकोटा कहां स्थित है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके पेपर के लिए। उड़ीसा में है, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश या महाराष्ट्र, जल्दी बताओ कहां पर है ये, तो श्री हरिकोटा कहां पर है, ये आंध्र प्रदेश के अंदर बताओगे आप लोग। क्यों फेमस है श्री हरिकोटा, इसी श्री हरिकोटा में क्या है, एक अंतरिक्ष केंद्र है भारत का जिसका नाम क्या है, सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र। इसरो के मुख्य मतलब ये हेड थे सतीश धवन, उनके नाम पर है भैया सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र। ये पूछे आपसे कहां पर है, तो ये श्री हरिकोटा के अंदर है। और भारत जो है अपने जितने भी उपग्रह वगैरह भेजता है भाई सारे, है ना, अंतरिक्ष में जो भी कार्यक्रम अपने सारे लॉन्च करता है भारत, वो कहाँ से करता है, श्री हरिकोटा से ही लॉन्च किए जाते हैं उनको। तो ये श्री हरिकोटा ध्यान रखेंगे आप, आंध्र प्रदेश में। अगला है, व्हीलर द्वीप कहाँ स्थित है, व्हीलर द्वीप जो है भाई, इससे एक बात ध्यान रखेंगे, इस व्हीलर द्वीप के ऊपर एक जगह है जिसका नाम है चांदीपुर। व्हीलर द्वीप के ऊपर ये एक स्थान है चांदीपुर। इस चांदीपुर में क्या है, इसमें भारत का मिसाइलों का परीक्षण होता है भाई, भारत का मिसाइल परीक्षण केंद्र है यहाँ पर, मिसाइल परीक्षण केंद्र। और आप बताओ भारत का मिसाइल मैन किसे मिसाइल मैन किसे कहा जाता है, मिसाइल मैन ऑफ इंडिया किसे कहा जाता है, डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम को। इसीलिए इस व्हीलर द्वीप का नया नाम क्या कर दिया गया है अभी, इस द्वीप का नाम रख दिया गया है डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम, डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम द्वीप, इस द्वीप का नाम रखा गया है भाई। क्यों, क्योंकि ये मिसाइलों का परीक्षण होता है यहाँ पर। ये है कहाँ पर, ये उड़ीसा के अंदर है ना, इसका राइट आंसर क्या रहेगा, उड़ीसा रहेगा, उड़ीसा के अंदर है ना, ध्यान रखना इसका। चलो अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला, चिल्का झील कहाँ पर है, चिल्का झील आपको पता है सबको कहाँ पर है, ये उड़ीसा में। भारत की सबसे बड़ी झील है खारे पानी की ना, ये ध्यान रखना ना, ये आसान सी चीजें हैं अब आपके लिए। अब एक प्रश्न को 2-3 बार पढ़ोगे तो क्यों नहीं याद होंगे भाई ना, क्यों नहीं याद होंगे, रिवाइज करनी है चीजों को सारे, दिमाग में बिना कोई टेंशन लिए शांति से अपने को बस पढ़ते जाना है भाई। आगे, भारत की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील कौन सी है, मीठे पानी की वुलर झील, खारे पानी की चिल्का झील, मीठे पानी की वुलर झील, खारे पानी की चिल्का झील, सबसे बड़ी ध्यान रखेंगे यहाँ पर। तो वुलर झील मीठे पानी की है, कहाँ पर है ये, जम्मू है कश्मीर में भाई, भारत की सबसे बड़ी है ये वुलर झील भाई, मीठे पानी की। आगे आगे अगला, लोनार झील कहाँ पर है, लोनार झील जो है, इससे आप ध्यान रखेंगे कहाँ पर है ये, केरल में, कर्नाटक में, महाराष्ट्र में या उड़ीसा में। तो आपका राइट आंसर क्या रहेगा, महाराष्ट्र, महाराष्ट्र के अंदर लोनार झील है। इस लोनार झील को ध्यान रखना, ये ज्वालामुखी क्रिया की वजह से बनी हुई है, इसलिए इस झील को क्रेटर झील भी कहा जाता है भाई। क्या बोल देते हैं इसको, क्रेटर झील। निर्माण कैसे हुआ इसका, एक उल्का पिंड गिरा, और उल्का पिंड गिरने से समुद्र का पानी इसके अंदर भर गया भाई, तो उल्का पिंड की वजह से है ना, उल्का पिंड गिरने से इसका निर्माण हुआ भाई। तो ये भी बात आपको ध्यान रखनी है इसमें।
चलो अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। आगे क्या पूछा देखो आपसे कि लोकटक झील कहाँ है ना। लोकटक झील अभी बताया था आपको कहाँ पर है, ये मणिपुर के अंदर है। लोकटक झील का प्यारे साथियों एक बात और ध्यान रखेंगे आप, इस लोकटक झील के ऊपर एक भारत का नेशनल पार्क है जिसका नाम है केबुल लामाजाओ। क्या नाम बताओगे? केबुल लामाजाओ। ये केबुल लामाजाओ क्या है गुरुजी? ये केबुल लामाजाओ भारत का एक राष्ट्रीय पार्क है, नेशनल पार्क है ये केबुल लामाजाओ। और ये केबुल लामाजाओ क्या है, इस लोकटक झील के ऊपर है। लोकटक झील के ऊपर है, झील के पानी के ऊपर ही मतलब इसका तैर रहा है ये। इसीलिए इस केबुल लामाजाओ राष्ट्रीय पार्क को क्या कहा जाता है इसको? ये विश्व का एकमात्र तैरता हुआ राष्ट्रीय पार्क है भैया। फ्लोटिंग नेशनल पार्क मतलब तैरता हुआ राष्ट्रीय पार्क है विश्व में एक। ये इस ऐसा एग्जाम्पल और कहीं है ही नहीं दुनिया के अंदर, अपने भारत में सारी चीजें यहाँ ध्यान रखना ही है ना। तो ये तैरता हुआ राष्ट्रीय पार्क आ जाएगा। आगे, किस झील का निर्माण उल्का पिंड गिरने से हुआ है? अभी बताया था आपको, कौन सी झील बताओगे? लोनार झील। ये लोनार झील का निर्माण उल्का पिंड गिरने से हुआ है। कोलेरू झील जो दे रखी है ऑप्शन में, ये कहाँ बताओगे? ये है आंध्र प्रदेश में भाई। कोलेरू झील कहाँ पर है? आंध्र प्रदेश के अंदर, है ना। चलो अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। जल्दी जल्दी रिवाइज करना है अपने को ना, कोई टेंशन लेने की बात नहीं है इसके अंदर। अगला है, भारत का सबसे ऊंचा झरना कौन सा है? अच्छा, भारत का सबसे ऊंचा झरना देखो वो ऑप्शन क्या दे रखा है आपको? शिव समुद्रम, धुआंधार, हुंडरू और जोग, है ना। तो इन ऑप्शन के हिसाब से अपना सबसे ऊंचा झरना कौन सा होगा? जोग। ये जोग ही मिलता है ऑप्शन के अंदर आपको। इस जोग का एक नाम और भी है, इस जोग को गोरसेपा भी कहा जाता है भाई। जोग को गोरसेपा, या इसको कहा जाता है महात्मा गांधी, महात्मा गांधी झरना या महात्मा गांधी जलप्रपात के नाम से भी इसको जाना जाता है। ये कहाँ है गुरुजी? तो ये आपको ध्यान रखना है प्यारे साथियों, ये है शरावती नदी के ऊपर बनता है। शरावती नदी कौन से राज्य में बहती है? ये बहती है कर्नाटक के अंदर, कर्नाटक में है शरावती नदी के ऊपर। ठीक है, इतनी बात बिल्कुल सही है। हुंडरू की बात करें यहाँ पर, हुंडरू जलप्रपात जो है ये एशिया का सबसे बड़ा जलप्रपात है। हुंडरू जलप्रपात ये कौन सी नदी के ऊपर बनता है? ये बनता है स्वर्ण रेखा नदी के ऊपर। स्वर्ण रेखा नाम की एक नदी है, वो नदी इस हुंडरू जलप्रपात का निर्माण करती है भाई। कहाँ है गुरुजी ये? तो ये है रांची नामक शहर के पास में, रांची नामक शहर में। रांची कौन से राज्य की राजधानी है? झारखंड में। अपने एशिया का सबसे बड़ा है, ऊंचा नहीं बड़ा, मतलब पानी ज्यादा गिरता है ऊंचाई से एक साथ यहाँ पर, तो बड़ा आ जाएगा हुंडरू जलप्रपात भाई। धुआंधार से ध्यान रखेंगे यहाँ पर, धुआंधार जलप्रपात जो है ये है नर्मदा नदी के ऊपर, नर्मदा नदी के ऊपर है। और ये कहाँ है? ये है मध्य प्रदेश का एक शहर है जबलपुर, जबलपुर के अंदर इसका निर्माण होता है। धुआंधार को गौतम धारा या कपिल धारा भी बोल दिया जाता है इसको। शिव समुद्रम की अगर आप बात करें, शिव समुद्रम जलप्रपात ये है कावेरी नदी के ऊपर भाई, कावेरी नदी के ऊपर है। कौन से राज्य में है गुरुजी? तो ये आपको बताना है प्यारे साथियों, ये है कर्नाटक के अंदर भाई। शरावती के ऊपर जोगवाड़ा भी कर्नाटक में है, शिव समुद्रम भी कहाँ पर है? कर्नाटक के अंदर है। इसके अलावा जो याद रखनी है बात, इनके अलावा वो मान लो एक ऑप्शन आपको दे रखा होता कुंचिकल, ऑप्शन में मिल जाता आपको कुंचिकल जलप्रपात। तो ये कुंचिकल जलप्रपात जो है ये भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात है अगर वैसे देखा जाए तो। ये भी कहाँ पर है? कर्नाटक के अंदर है भैया। लेकिन ये वर्षा के समय कुछ समय के लिए बनता है, ये नदी के ऊपर नहीं है शायद ये, इस वजह से ऑप्शन में कौन सा मिलता है? हमें जोग ही मिलता है अधिकतर पेपर के अंदर देखने को। लेकिन कुंचिकल अगर दे रखा है तो आपको ये कुंचिकल ही बताना होगा, ध्यान रखना ये। ठीक है, चलो चलते हैं अगले प्रश्न की ओर भाई। आगे भी बताया थोड़ी देर पहले आपको, सांबर झील कहाँ पर है? ये सांबर झील राजस्थान के अंदर है। और सांबर झील से एक बात ध्यान रखेंगे, ये भारत की सर्वाधिक लवणीय झील है भैया। लवणीय का मतलब होता है खारापन जहाँ सबसे ज्यादा हो, तो भारत की सर्वाधिक लवणीय झील, खारापन ज्यादा है, नमक की मात्रा अधिक है यहाँ पर भी। सर्वाधिक लवणीय झील भारत की पूछे तो साथियों क्या बताओगे? सांबर झील बताएंगे गुरुजी। ठीक है, चलो अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। देखो आसान प्रश्न लेकिन बहुत बार आता है पेपर में, भारतीय मरुस्थल का नाम क्या है? मरुस्थल किसको बोलते हैं फौजी भाई? मरुस्थल बोलते हैं किसको? ऐसा स्थान जहां पर एक साल में बहुत कम वर्षा, 10 सेंटीमीटर से भी कम वर्षा प्राप्त होती हो, वो स्थान मरुस्थल कहलाता है। तो भारत में देखो भारतीय मरुस्थल का नाम क्या है? इसमें गोपी, सहारा, थार या अटाकामा? तो क्या उत्तर रहेगा आपका? थार। भारतीय मरुस्थल का नाम थार है।
थार जो है ये भारत और पाकिस्तान दो देशों में है। भारत में अधिकतर कौन से राज्य में इसका विस्तार पाया जाता है? तो आप बताओगे सर ये पाया जाता है राजस्थान के अंदर। अच्छा, गोपी से भी प्रश्न देखने को मिलते हैं गुरुजी, इसके बारे में बताओ कुछ। तो गोपी क्या है? गोपी जो है ये एशिया का सबसे बड़ा मरुस्थल है भाई, एशिया का सबसे बड़ा मरुस्थल। तो सबसे बड़ा मरुस्थल एशिया का है, तो एशिया में कहाँ पर है गुरुजी ये? तो एशिया में आप ध्यान रखेंगे ये मरुस्थल है चीन देश के अंदर अधिकतर, कुछ हिस्सा इसका मंगोलिया में है लेकिन मेन भाग इसका चीन के अंदर बताएंगे। और विश्व का सबसे ठंडा है ना, विश्व का सबसे ठंडा मरुस्थल भी कौन सा है? गोपी मरुस्थल है, ध्यान रखेंगे इस बात का। इसके अलावा सहारा काफी इंपॉर्टेंट है। सहारा ये कहाँ पाया जाता है? सहारा पाया जाता है गुरुजी ये है अफ्रीका महाद्वीप में, ये तो हमने पढ़ रखा है अभी गुरुजी। अफ्रीका महाद्वीप में, तो ठीक है, अफ्रीका महाद्वीप के किस भाग में है? तो अफ्रीका महाद्वीप के उत्तरी ऊपर वाले भाग में, ध्यान रखना, अफ्रीका महाद्वीप के उत्तरी भाग में ये स्थित है सहारा। और ये ध्यान रखेंगे सहारा की खास बात है कि ये विश्व का सबसे बड़ा मरुस्थल है ना, एशिया का सबसे बड़ा गोपी, विश्व का सबसे बड़ा सहारा, ध्यान रखना इस चीज का। चलो अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला क्या है इसमें? अरे पठार से आ गया। भारत का सबसे बड़ा पठार कौन सा है? पठार क्या होता है? देखो आसपास की भूमि होती है, मान लो कोई ये इससे ऊपर की ओर उठा हुआ हिस्सा, लेकिन ऊपर से भी क्या होना चाहिए? ये समतल होना चाहिए। ये जो आकृति होती है इस आकृति को आप क्या बोलते हैं? पठार या प्लेट्यू बोल देते हैं भाई। एक होती है पहाड़ी या पर्वत, वो ऐसी आकृति जो बनती है जिसके ऊपर एक चोटी बन जाए, ये आकृति क्या कहलाती है? पर्वत। ऊपर से जो समतल रहते हैं इस तरह से कोई चोटी ना बने, वो आकृति पठार है ना। भारत का सबसे बड़ा पठार मालवा, छोटा नागपुर, दक्कन लावा या शिलोंग? तो भारत का सबसे बड़ा पठार कौन सा है? दक्कन लावा का पठार। लावा का क्यों बोलते हैं? क्योंकि ये ज्वालामुखी की वजह से बना हुआ है ना। किसकी वजह से बना हुआ है? ज्वालामुखी से विस्फोट हुआ, लावा बाहर की ओर निकला और उससे क्या हुआ? इस पठार का निर्माण हुआ, इसलिए दक्कन लावा का पठार। अधिकतर विस्तार कौन से राज्य में है? तो लाडले इसका अधिकतर विस्तार जो है ये है महाराष्ट्र के अंदर, और राज्यों में भी है, अधिकतर महाराष्ट्र में है इसका। छोटा नागपुर से प्रश्न काफी आता है पेपर के अंदर। छोटा नागपुर का पठार का विस्तार पूछे कहाँ पर है? छोटा नागपुर आप बताओगे गुरुजी ये है झारखंड के अंदर, है ना। ये तो आपने हमें पहले भी पढ़ा रखा है, झारखंड में। इसको क्या कहा जाता है? छोटा नागपुर के पठार को इसको कहा जाता है भारत का रूर। क्या बोलोगे? रूर, रूस नहीं बोलना, रूर, भारत का रूर, ध्यान रखना है ये। रूर क्या क्या होता है? रूर नाम का भी एक पठार है भाई ना, रूर नाम का भी क्या है? एक पठार है। और उस रूर नामक पठार में कोयला ज्यादा प्राप्त होता है, इसलिए इसको झारखंड में भारत का छोटा नागपुर का पठार को भारत का रूर बोल देते हैं भाई। शिलोंग का पठार कहाँ पर बताओगे? ये वैसे आएगा नहीं, बता देता हूँ मैं, मेघालय में। ये आपसे आर्मी में नहीं पूछा जाएगा, मेन ये दो हैं हमारे लिए, दोनों के बारे में आपको बता दिया भाई। चलो अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला है भारत का सबसे ऊंचा पठार कौन सा है? दक्कन का पठार, मालवा का पठार, बुंदेलखंड का, छोटा नागपुर का। सबसे ऊंचा कौन सा बताओगे? तो वैसे सबसे ऊंचा पठार अपना है लद्दाख का पठार। ध्यान से देखो इस साइड, सबसे ऊंचा पठार कौन सा है अपना? लद्दाख का पठार। लद्दाख भारत में सबसे कम वर्षा होती है लेह के अंदर, तो वो भी एक क्या है? पठारी क्षेत्र है, वहां पर भी ना ऊंचा क्षेत्र है ये। फिर लद्दाख नहीं है ऑप्शन में, तो कौन सा करेंगे आप? दक्कन का। सबसे बड़ा पठार भी कौन सा है अपना? दक्कन का। सबसे ऊंचा पठार भी कौन सा है अपना? दक्कन का। नहीं नहीं, सबसे ऊंचा अगर लद्दाख नहीं है ऑप्शन में तब दक्कन सबसे ऊंचा पठार। लद्दाख दे रखा है तो कौन सा बताओगे सबसे ऊंचा? लद्दाख का पठार बताएंगे। छोटा नागपुर ये बता ही दिया आपको, भारत का रूर है भाई। ये ज्यादा प्रश्न आता है छोटा नागपुर से कि ये कहाँ पर है। अगला यही है, निम्न में से किसे भारत का रूर कहा जाता है? भारत का रूर छोटा नागपुर के पठार को कहा जाता है ना, भारत का रूर छोटा नागपुर का पठार कहलाता है भाई ये। चलो अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं आगे। वीर तुम बढ़े चलो, धीर तुम बढ़े चलो। फौजी भाइयों को रुकना नहीं है। अगर सपना देखा है वर्दी पहनने का तो मेहनत करनी पड़ेगी ना। 5-7 दिन का समय, जी तोड़ मेहनत करो ना, उसमें से क्या होगा? प्रश्न पक्का फंसेंगे आपके एग्जाम के अंदर। मैं वादा करता हूँ ये जो क्लास आप कर रहे हैं भाई, आपको 101% प्रश्न देखने को मिलेंगे इनके अंदर से। बस विश्वास रखो, जुड़े रहो ना। अगला है छोटा नागपुर का पठार जो है वो कहाँ स्थित है? अभी बताया झारखंड के अंदर है ना। छोटा नागपुर का पठार कहाँ पर है? झारखंड के अंदर है। वर्दी पहन के जब गांव में आओगे ना, अलग ही नजारा है उसका ना। वर्दी पहन के छुट्टी हो रहा है, फौजी छुट्टी पर आया है, अलग ही नजारा होता है उसका भी ना। जब छुट्टी खत्म होती है, जब वापस जाने का टाइम आता है, वो नज़ारा भी अलग ही होता है ना। अपने अलग ही मजे हैं भाई ये, है ना, आर्मी की लाइफ के।
तो ये एक बार जरूर जी कर देखो ना, मेहनत करो, 5-7 दिन है अपने पास। अगला है, भारत की सबसे बड़ी कृत्रिम झील कौन सी है? कृत्रिम का मतलब होता है मानव निर्मित। एक तो होती है प्राकृतिक रूप से बनी हुई, और एक होती है मानव निर्मित में, जो इंसानों ने जिसको बनाया है। वो कौन सी है? गोविंद वल्लभ पंत सागर कृत्रिम झील है भारत की। ये कहाँ पर है? ये है यूपी के अंदर भाई ना, उत्तर प्रदेश के अंदर ये झील है, ध्यान रखना है आपको। चलो आगे की ओर बढ़ते हैं। देखो अगला प्रश्न जो है, झील के प्रश्न चल रहे हैं अभी तक हमारे। भारत की सबसे ऊंची झील कौन सी है? तो ऊंची झील देखो, लोकटक तो अभी बताया आपको, मणिपुर के अंदर है। देवताल, ताल के नाम से कोई भी झील आ जाए तो कहाँ बताओगे? ये ताल के नाम से आ जाए तो उत्तराखंड, ताल के नाम से उत्तराखंड। चोलामू झील कहाँ पर है? ये सिक्किम में। और चोलामू ही क्या है? भारत की सबसे ऊंची झील है भाई, है ना, भारत की सबसे ऊंची झील चोलामू। खुरपताल बता जल्दी, खुरपताल बताओ कहाँ पर है? खुरपताल अभी बताया, ताल जिसके नाम के पीछे आ जाए तो कहाँ होगी? उत्तराखंड में। खुरपताल, देवताल, नैनीताल, ये सारी कहाँ पर है? उत्तराखंड में। जिस भी झील के नाम के पीछे नाग शब्द आ जाए, तो नाग वाली झील कहाँ बताओगे आप लोग? जम्मू और कश्मीर में। लिख लेना ये नाग, जैसे शेष नाग, वैरी नाग, अनंत नाग, जिसके नाम के पीछे नाग आ जाए, तो नाग आएगा तो कहाँ बताओगे? जम्मू और कश्मीर के अंदर बताएंगे भाई ना, ठीक है, ये ध्यान रखना है अपने को। चलो अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं आगे ना। झील वाले तो लगता है हो गए सारे, है ना, नदी का आ गया ना अभी ये। अगला है, देखो इनमें से किस देश में सिंधु नदी नहीं बहती है? सिंधु नदी नहीं बहती पूछ लिया आपसे। अब ये सिंधु नदी को अपा एक चित्र में, सिंधु नदी आपके दिमाग में छप जाएगी भाई ना, बस देखते रहो एक बार। सिंधु नदी समझने के लिए आपको भारत का सिर्फ ये ऊपर वाला हिस्सा ये पता होना चाहिए भाई। यहाँ इस साइड ये नेपाल है, नेपाल के ऊपर क्या है? यहाँ पर चीन है, चीन में यहाँ पर एक झील है इस साइड तिब्बत के अंदर। इस झील का नाम है मानसरोवर। कल आपको जो भारत के पड़ोसी बताए थे वो याद होने चाहिए बस आपको, मानसरोवर। इस मानसरोवर झील से एक नदी निकलती है भाई, और ये नदी कहाँ बहती है? देखो अभी बहते हैं, इसे बनाते हैं नदी को, यहाँ से निकलकर ये इस साइड आती है, चीन के अंदर बह रही है, लद्दाख में आती है, लद्दाख के अंदर से बहते हुए आगे इस साइड कौन सा देश आ गया? पाकिस्तान। पाकिस्तान के अंदर आकर इस साइड कहाँ गिर जाती है? समुद्र में। और यहाँ जो समुद्र का भाग है इसको आप क्या बोलते हैं? अरब सागर। तो यही नदी है, इस नदी को क्या बोलते हैं आप? सिंधु नदी, या इसका नाम क्या है? इंडस, इंग्लिश में इंडस। इसी नदी के नाम पर अपने देश भारत का नाम रखा हुआ है इंडस भाई, इंडिया। इंडस से क्या बना? इंडिया। तो भारत के तो अकेले लद्दाख, लद्दाख के अंदर बहती है। लद्दाख की राजधानी है जिसका नाम क्या है? लेह, प्यारे साथियों लेह। तो लेह किस नदी किनारे बसा हुआ है? तो लेह बसा हुआ है सिंधु नदी के किनारे, ध्यान रखना है ना, सबसे कम वर्षा वाला स्थान है ये। तो बताओ आसान बन गया कि नहीं बन गया प्रश्न? चीन में बहती है, बांग्लादेश में, भारत में या पाकिस्तान में? कौन से में नहीं बहती पूछा है? नहीं बहती, तो चीन में तो है, भारत में भी है, पाकिस्तान में तो कौन सा आ गया? बांग्लादेश। तो यहाँ क्या कर रहा है? बांग्लादेश में सिंधु नदी नहीं बहती, तो यही क्या होगा आपका? राइट आंसर हो जाएगा भी ना, ध्यान रखना इस चीज का ये। चलो अगले प्रश्न की ओर आगे बढ़ते हैं। अगला है, ब्रह्मपुत्र नदी को चीन में किस नाम से जाना जाता है? ब्रह्मपुत्र नदी समझो, ब्रह्मपुत्र नदी को समझते हैं। चलो देखो, ब्रह्मपुत्र नदी समझने के लिए आपको भारत का ये इस साइड वाला हिस्सा पता होना चाहिए। अभी ब्रह्मपुत्र नदी का उद्गम भी कहाँ से होता है? अभी जो आपको मानसरोवर बताई थी, इसी मानसरोवर झील से ब्रह्मपुत्र नदी निकलती है अभी। यहाँ से निकलकर ब्रह्मपुत्र नदी ऐसे बहते हुए अपने यहाँ भारत में एंटर कर जाती है। कौन सा राज्य है यहाँ पर? अरुणाचल प्रदेश। अरुणाचल प्रदेश में प्रवेश करती है, आगे आती है असम, असम में आने के बाद आगे चली गई है बांग्लादेश, बांग्लादेश में जाकर नीचे गिर जाती है बंगाल की खाड़ी में। ये है ब्रह्मपुत्र नदी भैया। प्रश्न क्या है? ब्रह्मपुत्र नदी को चीन में यहाँ क्या कहा जाता है? इसे सांगपो। किस नाम से जानते हैं इसे? सांगपो के नाम से जानते हो। सांगपो कहाँ है? ये रहा भाई। और ब्रह्मपुत्र नदी जब यहाँ जाती है बांग्लादेश में, तो बांग्लादेश में ब्रह्मपुत्र नदी को क्या बोल देते हैं? बांग्लादेश में बोलते हैं इसको जमुना। ये बांग्लादेश में क्या बोलते हैं? जमुना बोलते हैं इसको। अब देखो इसके बाद एक चीज और समझ लो साथ ही इसमें, यहाँ से गंगा नदी जाती है इस साइड भारत में से, गंगा भी आगे कहाँ चली जाती है? बांग्लादेश में। गंगा जब बांग्लादेश में जाती है तो गंगा को बांग्लादेश में क्या बोलते हैं? पद्मा। पद्मा और इस साइड जमुना मिल जाती है, मिलने के बाद जब इकट्ठा बहती है तो क्या बोल देते हैं इसको? मेघना। इकट्ठा बहेगी तो मेघना, है ना? अरे तो मिलने के बाद क्या कहलाएगी? ये मेघना कहलाएगी भैया, ठीक है। तो ये चीज इसमें ध्यान रखनी है, तो इसका राइट आंसर रहेगा सांगपो में। अगला है,
अभी समझाया आपको। ब्रह्मपुत्र किस राज्य में भारत में प्रवेश करती है, तो आप बता दोगे ब्रह्मपुत्र करती है अरुणाचल प्रदेश में। चित्र बनाया, चित्र अगर दिमाग में छप गया, डायग्राम अगर छप गया भी, ये इस साइड ये इस साइड, कोई समस्या नहीं होनी है आपको, रटना नहीं है चीजों को, समझते हुए चलेंगे आप भाई ना। अरुणाचल प्रदेश और असम केवल 2 ही राज्यों के अंदर बहती है ब्रह्मपुत्र नदी, और किसी राज्य में नहीं बहती है भैया। चलो अगले प्रश्न की ओर आगे चलते हैं भाई। अगला अभी बताया था आपको, पानी देते गर्म कर थोड़ा। अगला है, लेह शहर किस नदी किनारे स्थित है, तो लेह ध्यान रखेंगे आप। लेह अभी बताया सिंधु नदी किनारे स्थित है भैया, सिंधु नदी के किनारे स्थित है लेह। चलो अगला आ जाता है, भारत की सबसे लंबी सिंचाई नहर है ना, सबसे लंबी सिंचाई नहर कौन सी है। नहरें वैसे सिंचाई के लिए ही होती है, लेकिन सिंचाई नहर सबसे लंबी यमुना, सरहिंद, इंदिरा गांधी या ऊपरी बारी गंगा नहर। इसमें ध्यान रखना आपका राइट आंसर जो है वो कौन सा है, इंदिरा गांधी नहर। इंदिरा गांधी नहर कहाँ से निकाली गई है, ये इसको समझ लो। देखो जैसे मान लो ये अपने जम्मू कश्मीर हिमाचल प्रदेश का एरिया है, इसमें क्या होता है, एक नदी है सतलुज नदी भाई, इस साइड मानसरोवर झील से सतलुज आती है, इस साइड भारत के अंदर हिमाचल प्रदेश में से ऐसे आगे पाकिस्तान चली जाती है। इसी सतलुज नदी की एक और सहायक नदी है भाई, सतलुज की सहायक नदी व्यास नदी, जो ऐसे ऊपर से आकर इसमें मिलती है, ये है व्यास और ये है सतलुज भाई। ये दोनों मिलती है यहाँ पर हिमाचल प्रदेश और पंजाब की सीमा पर एक स्थान स्थित है, जिसका नाम है हेरिके बैराज। कहाँ मिली ये, हेरिके बैराज नामक स्थान पर ब्यास और सतलुज आपस में मिलती है। जहाँ ये मिलती है हेरिके बैराज नामक स्थान पर, वहीं से क्या किया गया है, एक नहर निकाली गई है यहाँ से इस तरह से, और इस नहर का नाम क्या है, इंदिरा गांधी नहर। राजस्थान में जाती है आगे, पंजाब होते हुए आगे राजस्थान की तरफ चले जाती है। भारत की सबसे लंबी नहर है, ध्यान रखना इस तरह से ये। चलो आगे की ओर बढ़ते हैं। आगे है, रणजीत सागर बांध परियोजना पंजाब में किस नदी के ऊपर है। रणजीत सागर परियोजना किस नदी के ऊपर है, रावी नदी के ऊपर। रह से रणजीत बनता है, रह से ही रावी बनता है। रणजीत सागर परियोजना किस पर हो जाएगी, रावी नदी के ऊपर हो जाएगी। रणजीत सागर रावी नदी, रह से रणजीत, रह से रावी, ध्यान रखना इसका। अगला ये काफी इंपॉर्टेंट है, इस पे चाहे आप भाई स्टार लगाकर इसको याद कर लो। भाखड़ा नांगल बांध किस नदी के ऊपर है, तो भाखड़ा नांगल बांध कहाँ बताएंगे आप, सतलुज नदी के ऊपर। भाखड़ा नांगल क्या है, ये भारत की सबसे बड़ी बहुउद्देशीय परियोजना है भाई, भारत की सबसे बड़ी बहुउद्देशीय परियोजना, सबसे बड़ी बहुउद्देशीय परियोजना भारत की भाई भाखड़ा नांगल परियोजना है। तो कौन सी नदी के ऊपर है, सतलुज नदी के ऊपर है, ध्यान रखना ये, ठीक है। चलो इसके बाद आगे है कि सतलुज नदी किस देश में नहीं बहती। अभी आपको बताया था कि मानसरोवर झील से आती है भारत में, आगे चली जाती है पाकिस्तान में, मतलब चीन, भारत और पाकिस्तान में बहती है। राइट उत्तर क्या हो जाएगा, बांग्लादेश। भारत में किस राज्य में प्रवेश करती है ये, हिमाचल प्रदेश में। हिमाचल प्रदेश का एक दर्रा है जिसका नाम है सिप किला, इस सिप किला दर्रा से होकर ये भारत में एंटर कर जाती है अभी सतलुज नदी। तो ये आप ध्यान रखेंगे इसमें। चलो अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न क्या है, तुलबुल परियोजना ना, तुलबुल परियोजना किस नदी के ऊपर है। तुलबुल परियोजना बताएंगे आप किस नदी पर, झेलम नदी पर है ना। तुलबुल को बुलबुल से याद करो ना, बुलबुल को झेलना मुश्किल है ना, बुलबुल को झेलना मुश्किल है, बुलबुल को झेलना बहुत मुश्किल है। तो बुलबुल तुलबुल याद है, बुलबुल को झेलना मतलब क्या हो जाएगा, झेलम नदी ना, बुलबुल झेलना मतलब झेलम नदी भाई। तो तुलबुल किस पर हो जाएगा, झेलम नदी के ऊपर है भाई ये देखो है ब्रह्मपुत्र की संयुक्त जलधारा। संयुक्त का मतलब होता है जब मिल जाती है आपस में, मिलने के बाद किस नाम से जानी जाती है, अभी आपको बताया था, मिलने के बाद वो क्या कहलाती है, मेघना कहलाती है भाई। गंगा और ब्रह्मपुत्र जो है मिलकर क्या कहलाती है, मेघना। चलो आगे की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी नदी का उद्गम भारत में नहीं है। कावेरी का भारत में है, नर्मदा का भारत में है, ब्रह्मपुत्र का भारत में नहीं है। तो राइट आंसर क्या रहेगा आपका, ब्रह्मपुत्र। गंगा का भी भारत में है। कावेरी नदी निकलती है ब्रह्मगिरी की पहाड़ी से भाई, कर्नाटक में। ब्रह्मगिरी की पहाड़ी है कर्नाटक में, वहां से कावेरी का उद्गम होता है। नर्मदा का उद्गम होता है अमरकंटक से, अमरकंटक की पहाड़ी से इसका उद्गम होता है मध्य प्रदेश में भाई। गंगा का उद्गम होता है गंगोत्री से, उत्तराखंड में।
गंगोत्री कहाँ पर है ये? उत्तराखंड में। जबकि ब्रह्मपुत्र का उद्गम हमने पढ़ा थोड़ी देर पहले, ये कहाँ होता है? मानसरोवर झील। तो ये मानसरोवर झील कहाँ पर है ये चीन में, चीन या तिब्बत कह दो, एक ही बात होगी। तो भारत में नहीं होता वो पूछा है, तो मानसरोवर नदी जो है मानसरोवर झील से आती है, ब्रह्मपुत्र नदी भारत की नहीं है भैया। आती जरूर है भारत में, लेकिन मानसरोवर से आती है। अगला है, सुंदरवन का डेल्टा कौन सी नदी बनाती है? तो सुंदरवन का डेल्टा किस नदी के द्वारा बनाया जाता है? सुंदरवन का डेल्टा ध्यान रखेंगे आप, एक तो विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा है। डेल्टा होता क्या है? मान लो कोई नदी बह रही है इस तरह से, और आगे समुद्र में गिरने से पहले अगर इस नदी का पानी ऐसे अलग अलग भागों में बंटना शुरू हो जाता है भाई, नदी का पानी जैसे अलग अलग भागों के अंदर बटेगा इस प्रकार से, तो इसी भाग को आप क्या बोल देते हैं? इस भाग को आप डेल्टा बोल देते हैं भाई। यही क्या कहलाता है? डेल्टा। विश्व का सबसे बड़ा जो डेल्टा है वो कौन सा है? सुंदरवन का डेल्टा। किस नदियों ने बनाया है ये गंगा और ब्रह्मपुत्र, दो नदियों के द्वारा मिलकर बनाया जाता है ना। ये कहाँ पर है? पश्चिम बंगाल में और बांग्लादेश के अंदर बनता है ये ना, डेल्टा कहलाता है ये। गंगा ब्रह्मपुत्र दोनों मिलकर बनाती है ये। अगला आगे देखो, अगला है, किसे बिहार का दुख, दुख का मतलब क्या है? बिहार का शोक भी बोल सकते हैं भाई। किस नदी को बिहार का शोक कहा जाता है? नर्मदा, महानदी, चंबल या कोसी? किसको बोलेंगे आप? कोसी। कोसी नदी के अंदर बाढ़ आने की वजह से क्या होता है? इसमें बिहार में काफी ज्यादा नुकसान होता है, और नुकसान होता है तो इसलिए इसको क्या बोल देते हैं? बिहार का शोक। बंगाल का शोक पूछ ले आपसे, बंगाल का शोक, तो बंगाल का शोक आप बताओगे किसको कहा जाता है? दामोदर नदी को कहा जाता है भाई। बंगाल का शोक दामोदर नदी। महानदी से ध्यान रखेंगे आप, महानदी के ऊपर एक बांध बना हुआ है जिसका नाम है हीराकुंड बांध। और ये हीराकुंड नाम का जो बांध है भाई, ये विश्व का सबसे लंबा बांध है, महानदी के ऊपर है, उड़ीसा के अंदर। महानदी पर उड़ीसा, ध्यान रख लेना इसका। चंबल नदी के ऊपर भी बांध ध्यान रखेंगे आप, कि चंबल नदी के ऊपर बांध है गंगा सागर, गांधी सागर बांध है ना, राणा प्रताप सागर बांध, वो चंबल नदी के ऊपर है। चंबल नदी किनारे एक शहर बसा हुआ है जिसका नाम क्या है? कोटा। कोटा चंबल नदी किनारे। नर्मदा नदी के ऊपर एक बांध ध्यान रखेंगे आप, वो है सरदार सरोवर बांध। सरदार सरोवर का क्वेश्चन काफी आता है, तो ध्यान रखेंगे सरदार सरोवर बांध जो है ये नर्मदा नदी के ऊपर है भैया। ठीक है, चलो अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला पूछा है आपसे, निम्नलिखित में से कौन सी नदी एस्चुरी नहीं बनाती? अब ये एस्चुरी क्या हो गया भैया? एक तो डेल्टा समझाया था आपको अभी, डेल्टा समझाया था। जैसे मान लो ये भारत है अपना, इस भारत में मान लो दक्षिण भारत की नदी है कोई भी, एक नदी तो ऐसी है जो इस साइड बह रही है भाई, जो इस साइड बंगाल की खाड़ी की तरफ बहेगी, वो नदी समुद्र में गिरने से पहले क्या होगी? अलग अलग भागों में बंटेगी इस प्रकार से। इस भाग को तो आप क्या बोलते हैं? डेल्टा। जो भी नदियां इस साइड बहेंगी बंगाल की खाड़ी की साइड, वो डेल्टा बनाएंगी। और कुछ नदियां ऐसी हैं अपने दक्षिण भारत में जो क्या करती हैं, जो इस साइड बहती हैं भाई, यहाँ से मान लो ऐसे यहाँ से इस साइड आई, यहाँ से इस साइड आकर क्या करती है? नदी डेल्टा नहीं बनाती, सीधा समुद्र के अंदर गिर जाती है भाई। जब नदी सीधा समुद्र में गिरती है तो उसी भाग को क्या बोलते हैं यहाँ पर? इसी भाग को बोलते हैं ज्वार नदमुख या एस्चुरी ना, यहाँ एस्चुरी लिख रखा है, एस्चुरी बोल देते हैं अभी। इसका मतलब जो नदियां इस साइड बहेंगी पश्चिम की साइड, वो तो क्या करेंगी? एस्चुरी या ज्वार नदमुख बनाएगी, और जो उस साइड बहेंगी वो डेल्टा बनाएंगी। इस साइड वाली जो नदियां हैं मेन मेन ध्यान रखेंगे आप, एक तो नर्मदा, एक है ताप्ती। मेन तो दो नदियां हैं जो इस साइड एस्चुरी बनाती है। इस साइड वाली ध्यान रखेंगे आप, जैसे महानदी हो गई भाई, जैसे गोदावरी है, जैसे कृष्णा है और कावेरी है। ये कुछ मेन मेन नदियां बताइए मैंने आपको, पेपर में इनसे काम चल जाएगा अपना। ये वो नदियां हैं जो डेल्टा बनाती हैं उस साइड, और ये जो दो नदियां मेन है ये क्या करती है? एस्चुरी बनाती है। पूछा क्या है कि इनमें से कौन सी नदी एस्चुरी नहीं बनाती? तो एस्चुरी नर्मदा तो बनाती है, ताप्ती भी बनाती है, मैंने भी बताया। ये मांडवी छोड़ो, एक बार महानदी देखो, मैंने बताया महानदी क्या करती है? डेल्टा बनाती है। तो डेल्टा बनाती है तो ये इसका मतलब एस्चुरी नहीं बनाती, तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? महानदी। इन्हीं में से मिल जाएगा आपको ऑप्शन के अंदर कोई ना कोई। ये मांडवी नदी गोवा के अंदर बहती है, ये इस साइड आती है भाई, ये भी क्या करती है? ये ज्वारनदमुख या एस्चुरी बनाती है ये। तो आपको ना भी पता है, लेकिन इतना पता है कि महानदी डेल्टा बनाती है, तो भी आप उसका उत्तर कर सकते हो आसानी से भैया। ठीक है, ये ध्यान रखना है इसमें भाई। आगे देखो, अगला प्रश्न है
इसे वृद्ध गंगा कहा जाता है। किस नदी को वृद्ध गंगा कहा जाता है? बूढ़ी गंगा किसे कहा जाता है? गोदावरी को, है ना। गोदावरी नदी जो है ये बूढ़ी गंगा के नाम से प्रसिद्ध है। गोदावरी से ध्यान रखेंगे आप, एक तो नासिक जो शहर है महाराष्ट्र का, वो गोदावरी नदी किनारे बसा हुआ है। इसके अलावा गोदावरी को क्या कहा जाता है? इसे वृद्ध गंगा कहा जाता है ना। गोदावरी वृद्ध गंगा के नाम से प्रसिद्ध है। इसके अलावा गोदावरी को क्या कहा जाता है? इसे दक्षिण गंगा भी कहा जाता है ना। गोदावरी को दक्षिण गंगा कहा जाता है। ये चीजें ध्यान रखेंगे। अच्छा, एक आ जाए दक्षिण भारत की गंगा, तो वो किसे बताओगे? कावेरी को। दक्षिण भारत की गंगा, धन्यवाद। दक्षिण भारत की गंगा पूछे आपसे तो किसको बताओगे आप लोग? दक्षिण आएगा भी आगे ना इसमें, क्या? हाँ, दक्षिण भारत की गंगा भाई, तो कावेरी। अब सिंपल है, देखो सीधी दक्षिण गंगा आ जाए तो गोदावरी, दक्षिण भारतीय गंगा आ जाए तो कावेरी। कावेरी जो है दक्षिण भारत की एकमात्र नदी है जो पूरे साल बहती है भी ना, 12 मासी नदी, 12 महीने इसके अंदर पानी रहता है। 12 मासी नदी पूछे आपसे दक्षिण भारत की एकमात्र कौन सी है? कावेरी है। ये चीजें इनमें से ध्यान रखेंगे अपन नदियों से। नदी का एक आधा प्रश्न बन जाता है पेपर के अंदर में, आगे नदियों के ये लगभग प्रश्न ही है। आगे, निम्न में से किस नदी को उसकी पवित्रता के कारण दक्षिणी भारत की गंगा कहा जाता है? बताया था अभी, किसको बोलते हैं? कावेरी को बोलते हैं अभी ना, ये कर ही लिया अपन ने। आगे है कि निम्नलिखित में से कौन सा शहर गंगा नदी के तट पर स्थित नहीं है? पहला कानपुर। कानपुर गंगा नदी किनारे ही है, इसे उत्तर भारत का मैनचेस्टर कहा जाता है और इसे चमड़े की राजधानी भी बोल देते हैं ना, विश्व की चमड़े की राजधानी। और गंगा नदी किनारे बसा हुआ सबसे बड़ा शहर है कानपुर। पटना भी गंगा नदी किनारे है, बिहार की राजधानी। जहां गंगा और सोन आपस में मिलती है उसी जगह के ऊपर पटना नामक शहर स्थित है भैया, ध्यान रखना ये। इसके अलावा वाराणसी जो है ये भी गंगा किनारे, तो कौन सा नहीं है? दिल्ली नहीं है भाई। दिल्ली किस नदी किनारे है? यमुना के किनारे। ये प्रश्न भी आता है काफी बार, दिल्ली यमुना किनारे, तो राइट आंसर रहेगा आपका दिल्ली भाई। आगे इसमें पणजी या गोवा किस नदी पर अवस्थित है भाई? गोवा अभी बताया था मैंने, गोवा में कौन सी नदी बहती है? मांडवी। गोवा किस नदी किनारे स्थित है? मांडवी। नर्मदा के किनारे है जबलपुर, मध्य प्रदेश का। मांडवी हो ही गया, पणजी है। ताप्ती नदी किनारे स्थित है गुजरात का एक शहर है सूरत। पेनार का कोई जरूरी नहीं है, अभी नहीं छोड़ देंगे। अगला है नासिक किस नदी किनारे है? अभी बताया था आपको, नासिक जो है ये भाई गोदावरी नदी के किनारे बसा हुआ शहर है। महानदी के किनारे एक शहर बसा हुआ है जिसका नाम है कटक, उड़ीसा में। तो नर्मदा के किनारे आपको बता ही दिया, कावेरी के किनारे आपको करने की जरूरत है नहीं भाई। आगे, भारत का सबसे लंबा बांध कौन सा है? अभी बताया था भारत का सबसे लंबा बांध कौन सा है? हीराकुंड। ये विश्व का सबसे लंबा बांध भी है ना, विश्व का सबसे लंबा बांध है। ये कौन सी नदी के ऊपर है? ये है महानदी के ऊपर भाई, उड़ीसा के अंदर। अच्छा, नागार्जुन सागर बांध किस नदी के ऊपर है? नागार्जुन सागर है कृष्णा नदी के ऊपर भाई। भाखड़ा बांध किस नदी पर है? तो ये है सतलुज नदी के ऊपर बना हुआ। कोसी बांध कोसी नदी के ऊपर ही हो जाएगा। तो ये ध्यान रखेंगे आप, नदियों के ऊपर बने हुए बांध है ना। सबसे लंबा बांध है विश्व का हीराकुंड बांध। अच्छा, भारत का एक बांध और ध्यान रखेंगे आप, टिहरी बांध। टिहरी बांध जो है ये भागीरथी नदी के ऊपर है, उत्तराखंड में भाई। भागीरथी नदी है उत्तराखंड में, भागीरथी गंगा को ही कहा जाता है भाई उत्तराखंड में। तो वहां पर टिहरी बांध जो है भारत का सबसे ऊंचा बांध हो जाएगा ये ना, भारत का सबसे ऊंचा बांध भाई। चाय पी लो भी, आ जाओ, चाय पीनी है तो। क्लास को शेयर शुरू कर दिया करो भाई, कमेंट करके बताया करो क्लास कैसी लगी है। शेयर करो, कमेंट करो, लाइक करो, सब्सक्राइब करो, सारे काम कर दिया करो भाई। चलो अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। देखो अगला है लोकटक झील। ये बता ही दिया आपको, लोकटक झील कहाँ पर है? मणिपुर के अंदर है भाई। इससे ज्यादा कुछ और करने की जरूरत नहीं, बार बार प्रश्न आ गया, ये तो मणिपुर के अंदर। आगे है, भारत की सबसे बड़ी बहुउद्देशीय घाटी परियोजना कौन सी है? अभी बताया सबसे बड़ी बहुउद्देशीय परियोजना कौन सी है? भाखड़ा नांगल परियोजना है। और भारत की पहली परियोजना पूछ ले, पहली परियोजना कौन सी बताओगे आप लोग?
दामोदर घाटी परियोजना भारत की पहली बहुउद्देशीय परियोजना थी, सबसे बड़ी जो है वो है भाखड़ा नांगल परियोजना भाई। चलो आगे, अगला है निम्नलिखित में से किस राज्य में दक्षिण पश्चिम मानसून से वर्षा नहीं होती। पहली बात तो दक्षिण पश्चिम मानसून बोलते किसको है, ये समझो, देखो मानसून भारत में इस साइड से प्रवेश करता है गर्मियों के अंदर यहाँ से, और ये दिशा कौन सी है, दक्षिण पश्चिम है। इस साइड में दिशाएं चार है, ये दक्षिण होती है मान लो, ये पश्चिम है, इनके बीच में से आ रहे हैं इसलिए क्या बोलते हैं, दक्षिण पश्चिम। या इस दक्षिण पश्चिम का और दूसरा नाम क्या है, इसको ग्रीष्मकालीन मानसून भी कहा जाता है, जो गर्मियों में आता है भाई, गर्मियों में जो वर्षा होती है वही है भैया। तो इससे पूछा है आपसे कौन से राज्य में वर्षा नहीं होती, तो देखो यहाँ से जब मानसून प्रवेश करता है तो यहाँ राज्य कौन सा है अपना, केरल। केरल में सबसे पहले मानसून प्रवेश करता है। केरल में जो पहाड़ियां हैं भाई यहाँ पर पश्चिमी घाट वाली, इन पहाड़ियों से टकराकर जो है, ये पहाड़ियां जो बताई थी अभी आपको, यहाँ पर पहाड़ियां हैं ये, इन पहाड़ियों से टकराकर क्या करेगा, ये मानसून की हवाएं यहाँ वर्षा कर देगी। इन पहाड़ियों को पार करके दूसरी साइड नहीं जा पाती है हवाएं, जाती है लेकिन वर्षा नहीं कर पाती। या दूसरी साइड कौन सा राज्य है, इस साइड ये तमिलनाडु। तमिलनाडु में ध्यान रखना गर्मियों के अंदर वर्षा नहीं होती है, दक्षिण पश्चिम मानसून से वर्षा नहीं होती। यहाँ वर्षा कब होती है, सर्दियों में, जो इस साइड से मानसून आता है वापिस, वो मानसून क्या करता है, सर्दियों वाला तमिलनाडु में वर्षा करता है, गर्मियों वाला मानसून तमिलनाडु में वर्षा नहीं कर पाता, है ना। और सबसे अधिक वर्षा कहाँ होती है भारत में, बताओ भाई। सबसे अधिक वर्षा कहाँ होती है, मानसिन राम, है ना, मानसिन राम मेघालय के अंदर। प्रश्न आ जाए, मानसून सबसे पहले भारत के कौन से राज्य में प्रवेश करता है, केरल में। कब प्रवेश करता है, तो ये प्रवेश करता है 1 जून को भाई। चलो अगले प्रश्न की ओर चलते हैं, देखो भाई है निम्नलिखित में से किस स्थान पर सबसे कम वर्षा होती है। अभी बताया था आपको, बेल्लारी, जैसलमेर, जोधपुर, लेह। तो लेह में सबसे कम वर्षा होती है भारत के अंदर, ध्यान रखना भैया। सबसे अधिक कहाँ होती है, अधिक होती है मानसिन राम में, अधिक होती है मानसिन राम नामक स्थान पर। और ये मानसिन राम नामक स्थान ये कहाँ पर है, ये है मेघालय में भाई, मेघालय के अंदर। ये ध्यान रखेंगे आप। विश्व की सर्वाधिक वर्षा है मानसिन राम में। आगे, भारत का सबसे पुराना राष्ट्रीय पार्क कौन सा है। राष्ट्रीय पार्क का मतलब नेशनल पार्क सबसे पुराना कौन सा है, मतलब सबसे पहले जो बना था। देखो देखो कांजीरंगा से ध्यान रखो एक तो बात भैया, कांजीरंगा भी इंपॉर्टेंट है। ये कांजीरंगा वाला जो नेशनल पार्क है ये कहाँ पर है, तो आप बताओगे गुरुजी ये कांजीरंगा वाला तो असम में पड़ता है। बिल्कुल सही बात है, असम में है। किस लिए प्रसिद्ध है, यहाँ पर एक सींग वाले गैंडे हैं ना, ऐसे गैंडे जिन पर एक ही सींग हो ना, एक सींग वाले गैंडों के लिए कौन सा प्रसिद्ध है, कांजीरंगा। ध्यान रख लेना इस चीज का। हेमिस राष्ट्रीय पार्क कहाँ पर है ये, हेमिस राष्ट्रीय पार्क है लद्दाख के अंदर भैया। और भारत का सबसे बड़ा राष्ट्रीय पार्क है हेमिस राष्ट्रीय पार्क ये। राजाजी नेशनल पार्क कहाँ पर है, ये उत्तराखंड के अंदर है भाई। राजाजी कहाँ पर है, उत्तराखंड के अंदर। जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय पार्क ये भी कहाँ पर है, उत्तराखंड के अंदर है गुरुजी। इनमें से चारों में से सबसे पुराना कौन सा है, सबसे पुराना जो है वो है जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क। इसकी स्थापना कब हुई थी, 1936 के अंदर हुई थी। तो इस जिम कॉर्बेट से ध्यान रखेंगे आप। इस जिम कॉर्बेट का नाम क्या होता था पहले, इसका पुराना नाम था हेली नेशनल पार्क भाई, हेली नेशनल पार्क था। अभी इसका नाम बदलकर क्या कर दिया गया है, नया नाम इसका किया गया है रामगंगा नेशनल पार्क। ये बात भी आपको ध्यान रखनी है, 1936 के अंदर बना था ये। जिम कॉर्बेट उत्तराखंड में है, पुराना नाम इसका हेली था, फिर जिम कॉर्बेट किया गया, अब इसका नाम क्या कर दिया गया है, रामगंगा राष्ट्रीय पार्क कर दिया गया है भाई। और एक चीज और ध्यान रखेंगे, 1973 में 1973 में एक प्रोजेक्ट यहां से शुरू किया गया था जिसे कहा जाता है प्रोजेक्ट टाइगर। प्रोजेक्ट टाइगर की शुरुआत पूछे आपसे तो वो भी कहां से बताओगे आप लोग, जिम कॉर्बेट से स्टार्ट किया गया था इसको। तो ये चीजें इनमें ध्यान रखनी राष्ट्रीय पार्क से भाई। चलो अगले प्रश्न की ओर आगे बढ़ते हैं भाई। आगे सरिस्का पक्षी अभ्यारण्य कहां पर है, तो सरिस्का के नाम से पक्षी अभ्यारण्य आ जाए कहां बताओगे आप लोग, राजस्थान। सरिस्का पक्षी अभ्यारण्य कहां बताना है आपको, राजस्थान के अंदर है भाई ना। केवला देवी, केवला देवी आ जाए तो वो भी कहां बताएंगे आप, राजस्थान। केवला देवी और सरिस्का दोनों कहां पर बताना है आपको, राजस्थान के अंदर बताएंगे भाई। ये सारे क्वेश्चन कवर हो जाएंगे आपके, है ना। एक भी क्वेश्चन ऐसा नहीं होगा
जो भाई कवर ना करता हो हर एक चैप्टर का, जहां से प्रश्न बने हैं आज तक पूछे गए, हर एक चैप्टर के मेन मेन प्रश्न आपको करवाए हैं भैया, हर एक चैप्टर से क्वेश्चन लिए गए हैं इसके अंदर, है ना। हाँ, आगे है देखो कि भारत का संपूर्ण उत्तरी मैदान किस प्रकार की मिट्टी से बना हुआ है। उत्तर का जो मैदान है अपना, हिमालय के बिल्कुल नीचे वाला हिस्सा जिसको उत्तर का मैदान बोलते हैं, किस मिट्टी से ढका हुआ है, तो जलोढ़ मिट्टी से ढका हुआ है, ध्यान रख लेना आप लोग। भारत में सबसे अधिक मात्रा में कौन सी मिट्टी पाई जाती है, जलोढ़ मिट्टी ही पाई जाती है। इस जलोढ़ मिट्टी को और किस नाम से जानते हैं आप, इसे कच्छारी मिट्टी भी बोल देते हैं भाई, कच्छाधारी नहीं, कच्छारी, कच्छारी मिट्टी के नाम से भी इसको जाना जाता है। दूसरा आप इसमें ध्यान रखेंगे, ये जो काली मिट्टी है भाई, ये काली मिट्टी से एक बात ध्यान रखेंगे आप, काली मिट्टी ये कपास की फसल के लिए उपयोगी होती है। पहली बात तो ये कपासी मिट्टी भी बोल देते हैं इसलिए इसको कपासी मृदा, तथा इसका एक नाम और भी है काली मिट्टी का, इसे रेगुर मिट्टी भी कहा जाता है भाई ना, रेगुर मृदा के नाम से भी काली मिट्टी को जाना जाता है। इसके अलावा काली मिट्टी जो होता है इसमें नमी को धारण करने की क्षमता सबसे ज्यादा होती है, मतलब ये अपने आप को गीला रखती है अधिक समय तक, सूखती नहीं है जल्दी से, ये काली मिट्टी जो होती है। एक मिट्टी का प्रश्न और आता है आपके पेपर में, वो आता है लाल मिट्टी से भाई। लाल मिट्टी से प्रश्न ये आता है कि लाल मिट्टी का जो रंग होता है वो लाल क्यों होता है, क्योंकि लाल मिट्टी के अंदर, प्यारे साथियों, मेरे फौजी भाइयों, मेरे लाडले छोटे भाइयों, इसके अंदर क्या होता है, लाल मिट्टी के अंदर इसमें लोहे की मात्रा ज्यादा होती है भाई। किसकी मात्रा ज्यादा होती है, लोहो ऑक्साइड की, या लोहा, ध्यान रख लो एक ही बात है। और जिस भी मिट्टी के अंदर लोहे की मात्रा ज्यादा होगी वो मिट्टी क्या होगी, लाल रंग की दिखाई देगी, इसीलिए लाल मिट्टी का रंग लाल होता है लोहो ऑक्साइड की वजह से। तो ये मिट्टी से अपने को बातें ध्यान रखनी। लेटराइट मिट्टी जो होती है कम उपजाऊ होती है अभी सबसे। चलो आगे इन्हीं में से प्रश्न पूछेंगे आपसे। देखो मैंने एक ही प्रश्न में आपको सारी बातें समझा दी भाई। प्रश्न क्या पूछा आपसे, कपास की खेती के लिए कौन सी मिट्टी उपयोगी होती है, आपको सबको पता है कौन सी होती है, काली मिट्टी, इसलिए तो क्या बोल देते हैं इसको, कपासी मिट्टी बोल देते हैं भाई ना, कपासी मिट्टी इसीलिए कहा जाता है इसे। अगला देखो, भारत में हरित क्रांति का जनक किसे कहा जाता है, हरित क्रांति का जनक किसे कहा जाता है, तो वो ध्यान रखेंगे आप। वैसे तो भारत की बजाय विश्व में हरित क्रांति का जनक किसे कहा जाता है, तो नॉर्मन अर्नेस्ट बोरलॉग को विश्व में हरित क्रांति का जनक कहा जाता है। विश्व का नहीं पूछा आपसे, भारत का पूछा है, तो भारत का किसे बताओगे, डॉक्टर MS स्वामीनाथन जो है भाई, डॉक्टर MS स्वामीनाथन को भारत में हरित क्रांति का जनक माना जाता है। तो राइट आंसर MS स्वामीनाथन होगा। हरित क्रांति की पूछे आपसे शुरुआत कब हुई थी, 1966 में इसकी शुरुआत हुई थी भारत के अंदर भाई। और उस समय प्रधानमंत्री कौन हुआ करती थी हमारे देश की, श्रीमती इंदिरा गांधी। इंदिरा गांधी के समय हरित क्रांति की शुरुआत हुई, ये चीज भी आपको ध्यान रख लेनी है भाई। किससे संबंधित हरित क्रांति, तो ये खाद्यान्न से भाई, खाद्यान्न उत्पादन से संबंधित है। हरित क्रांति की वजह से किन फसलों का उत्पादन ज्यादा बढ़ा है, तो एक तो गेहूं का उत्पादन बहुत अधिक बढ़ा है हरित क्रांति के बाद भाई। इसके अलावा चावल भाई, चावल का उत्पादन भी बहुत ज्यादा बढ़ा है हरित क्रांति की वजह से। तो ये चीजें भी आपको ध्यान रखनी है। चलो अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। आसान आसान सी चीजें हैं सारे। क्या हो गया, ये ले भाई, ठीक हो जा। देख भाई, गेहूं के अधिकतम उत्पादक वाला राज्य कौन सा है ना, गेहूं का उत्पादन सबसे ज्यादा कौन से राज्य के अंदर होता है, तो पंजाब में होता है, हरियाणा में होता है, उत्तर प्रदेश में होता है, या मध्य प्रदेश में होता है। तो गेहूं का उत्पादन सबसे ज्यादा कहाँ पर होता है, पंजाब में, प्रति हेक्टेयर के हिसाब से। वैसे उत्तर प्रदेश के अंदर ध्यान रखेंगे आप, प्रति हेक्टेयर के हिसाब से पंजाब के अंदर, वैसे उत्तर प्रदेश के अंदर भाई। आगे गेहूं, कौन सा भारतीय राज्य अग्रणी कपास उत्पादक करता है, ये याद रखने वाली बातें। कपास ज्यादा कहां पर होती है, गुजरात के अंदर में। गुजरात और महाराष्ट्र दो प्रमुख राज्य हैं कपास के उत्पादन के लिए। वैसे दोनों एक साथ मिलते नहीं है, ये किसी साल गुजरात में ज्यादा हो जाती है, किसी साल महाराष्ट्र में। दो प्रमुख राज्य ही हैं, इनमें से कोई एक मिलेगा अगर प्रश्न आएगा तो। वैसे दोनों आ भी जाए तो गुजरात 2023 के जो आंकड़े हैं भाई, 24 वाले अभी तक है नहीं, तो उसमें गुजरात प्रथम स्थान के ऊपर था, तो वो ध्यान रखेंगे आप इसके अंदर। आगे इसके अंदर आपको बता रखा है, इतने ही प्रश्न है भाई ना, ये इतने ही प्रश्न आज की क्लास के अंदर। तो मेन मेन यही क्वेश्चन आपके एग्जाम के अंदर भाई, भारत के भूगोल के इतने क्वेश्चन बनते हैं। तो इसके बाद आप अगली क्लास के अंदर जो डिस्कस करेंगे भाई, वो करेंगे विश्व के भूगोल के जो क्वेश्चन है ना, विश्व के भूगोल को आप आगे पढ़ेंगे। तो क्लास अगर आपको अच्छी लगी है तो एक बार शेयर जरूर कर देना भाई, ठीक है। मिलते हैं आप अगली क्लास के अंदर, तब तक के लिए जय हिंद, गुड बाय भाई। पढ़ते रहिए, मेहनत करते रहो भाई अपनी, ठीक है।